एक समय ऐसा था कि मेरे पास कमरा लिया मैंने लखनऊ में, तो किराया नहीं था। कोचिंग शायद इसलिए भी कहीं नहीं कर पाया, कंपटीशन की तैयारी इसलिए भी थी कि मेरे पास पैसा ही नहीं था। आना शुरू किया, मैं 4-5 ट्यूशन पढ़ाता था और पूरा पैसा आप मान करिए चलिए कि अपनी पढ़ाई का मैं स्वयं ही अरेंज कर लेता था। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ मेरे टिक मारने से ही हो गए, ये फायदा हुआ सिर्फ अभ्यास का। ऑफिस का समय अगर हमारे 10 बजे का है, मैं क्या करता था, ऑफिस 9 बजे पहुँच जाता। पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं बीएससी कंटिन्यू कर सकूँ, और लास्ट ईयर में बीएससी फेल हो गया। सच तो ये पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी है मेरी। 2016 वाली वैकेंसी में फेल हुआ और 136वां नंबर है हमारा फेलियर में। अभ्यास की आवश्यकता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट ऑफ सॉल्व करिए, खूब करिए जितने कर सकते। देखिए उस समय में बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो अचानक मिले। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी मोटिवेशन सीरीज़ का तीसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। और ये मेरे उस साथी का इंटरव्यू है जो कि अपने आप में ही एक एग्ज़ाम्पल के काबिल हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत ही निम्न स्तर, मतलब निम्न आर्थिक स्तर है हमारा और अपनी किस्मत को कोसते हैं, उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है ये वाली वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आइए बुलाते हैं हम रोहित शुक्ला जी को, जो कि हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए सर। थैंक यू सर। तो सर आप ज़रा बताइए कि आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ज़रा हम। जय हिंद साथियों, मेरा नाम रोहित शुक्ला है। मैं जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव ग्राम सरोसा है, पोस्ट बीहटगौड़, थाना महोली, जनपद सीतापुर है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे प्राथमिक विद्यालय ग्राम सरोसा में शुरू हुई। हाई स्कूल मैंने श्री उमराव सिंह इंटर कॉलेज बीहटगौड़ से किया। इंटरमीडिएट मैंने राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर से पास किया। उसके बाद में मैंने प्राइवेट बीए किया है। यही मेरी शिक्षा है। अच्छा सर, ये बताइए कि जी, आपने प्राइवेट बीए क्यों किया? कुछ ऐसा मतलब फैमिली में कुछ इशू था या कुछ भी हो, वो ज़रा बताइए कि आप प्राइवेट बीए। जी, ऐसा था। हम बहुत एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, या तो आप एवरेज से भी कम वाला स्टूडेंट थे हम। सन 2008 में मैं और मेरे बड़े भैया दोनों लोग साथ में हाई स्कूल कर रहे थे, और मैं पढ़ने में कमज़ोर भी था और कुछ स्थितियां ऐसी रहीं कि मैं साइंस में फ़ेल हो गया। हाई स्कूल फेलियर भी हूं मैं। 2009 में फिर मैंने हाई स्कूल पास आउट किया और फिर इंटरमीडिएट हुआ हमारा मैथ से। बीएससी करने गए थे। एक्चुअल में मैं बीएससी करने गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, सीआरपीजी कॉलेज लखनऊ, और वहाँ मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया और लास्ट ईयर में बीएससी फेल हो गया। फिर पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं बीएससी कंटिन्यू कर सकूं, तो फिर 2014 में ही मैंने बीए प्राइवेट भरा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से, और फिर मैंने प्राइवेट बीए किया। जी। अच्छा, आपने जो आपकी बीए के टाइम पे ही जॉब लग गई थी जी, तो ज़रा उस जॉब के बारे में बताइए, और जॉब के साथ साथ आपने जो तैयारी की और कैसे टाइम निकालते थे जी, वो ज़रा बताइए। तैयारी शुरुआत में जब मैं बीएससी इधर फेल हो गया तो मन में बस ये था कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई भी मिले वो नौकरी। पुलिस में कांस्टेबल की रहेगी, या ग्रुप डी की रहेगी, या एसएससी जीडी में कांस्टेबल की रहेगी, या कहीं भी, इवन मुझे नौकरी चाहिए थी। उसी समय पे मैंने एसएससी जीडी और एक वैकेंसी आई थी 1690 की बस कंडक्टर की, और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। तो मैंने तीनों को भरा था और फाइनली मेरा तीनों में चयन भी हुआ, जिसमें जो बस कंडक्टर का इंटरव्यू था 15 जनवरी 2016 को था, और 15 जनवरी 2016 को ही मेरी यूपी कांस्टेबल में ज्वाइनिंग हो गई और मैं चला आया यहाँ सेवा करने लगा। आपको कभी ऐसा लगा हो प्रिपरेशन के टाइम में कि यार अब मतलब आगे जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जी, तो आप उस चीज़ को कैसे मतलब टैकल करते थे, मोटिवेट होते थे उस चीज़ से, और कैसे उभर के आते थे उस चीज़ से? देखिए, जब हम संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा होता है। ये फील आता है कि अब यार कुछ नहीं कर पाएंगे हम, और वो फील तब और ज़्यादा आता है कि कुछ लोग आपके जो शुभचिंतक हैं वो तो आपके सफलता का इंतज़ार करते हैं, और कुछ शुभचिंतक ऐसे भी होते हैं जो आपके शुभ होते होते उनकी चिंता बढ़ने लगती है। उनका क्या होता है, वो उस समय का इंतज़ार करते हैं जब आप जाओ और कहो कि इस बार फिर नहीं हो पाया। और ये हमारे साथ भी रहा, सबके साथ होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक ही बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो मेरे मोटिवेट होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था,
मैं थोड़ा सा साहित्य प्रेमी हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ये पंक्तियाँ हमें पूरे जीवन में हमेशा प्रेरणा देती रहीं। ये उस दौर में हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम किए हैं, जब मैं पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक समस्याओं से बहुत बुरी तरह ग्रसित था। ये उस दौर में मुझे ये लगता था कि प्राणदायिनी है मेरे लिए पंक्तियाँ। एक समय ऐसा था कि मेरे पास कमरा लिया था मैंने लखनऊ में, तो किराया नहीं था, पैसे इतने नहीं थे कि मैं किराया उसका वहन कर सकूं। कोचिंग शायद इसलिए भी कहीं नहीं कर पाया, कंपटीशन की तैयारी इसलिए भी थी कि मेरे पास पैसा ही नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा जरिया था, लेकिन कुछ ईश्वरी कृपा और इन ना हारने का एक संकल्प, ये हमें यहाँ तक आप लोगों के बीच ले आया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे कैसे भी करके मैंने होम ट्यूशन ढूंढी, और उसमें ट्विस्ट सर ये है कि मुझे कोई नहीं जानता लखनऊ में, कोई नहीं जान रहा है। मैं जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई साहब क्या, या अंकल जी आपके वहाँ कोई बच्चे हैं पढ़ाने वाले? घर घर जाके। अच्छा। तो फिर एक बहुत संभ्रांत परिवार की आंटी जी निकली, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मेरे यहाँ बच्चे हैं, लेकिन देखो क्या आप पढ़ा पाओगे? तो मेरे अंदर भी ये था, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी मतलब बैकग्राउंड की पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा लूँगा। फिर उन बच्चों की, मैं शायद एक 3rd में थी बच्ची, एक 4th में थी, मैंने उसको पढ़ा। उस किताब को मैंने खुद पढ़ा एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत आ जाए। फिर जाके धीरे धीरे मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं 4-5 ट्यूशन पढ़ाता था, और पूरा पैसा आप मान करिए चलिए कि अपनी पढ़ाई का मैं स्वयं ही अरेंज कर लेता था लखनऊ में। ये था सर मेरा संघर्ष। अच्छा जी सर। तो आपके स्ट्रगल वाले दिनों में, जैसे ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं जी, तो उस दौरान कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जी, तो ज़रा उन लोगों का जिक्र कीजिए जो आपकी मतलब उस दौरान जिन्होंने आपकी हेल्प की हो और आपको अच्छा लगा हो। जी, जी। तो उनको भी थोड़ा श्रेय दीजिए आप इस वीडियो से। देखिए, उस समय में बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो अचानक मिले। एक हमारा मित्र है विश्वास शुक्ला, उसने, और एक हमारी समझ लीजिए आप दूसरी मदर हैं, मीनू आंटी जी हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट इस तरीके से किया, मैं उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, सुधांशु को। तो मैं साइकिल से जा रहा, साइकिल खड़ी किए, पढ़ाने लगे, पढ़ाते वहीं पसीना सीना टपक रहा है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के निकले, फिर उठाया साइकिल, फिर भागे अपने कमरे के लिए। तो एक दिन उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा ये बताओ, तुमको पढ़ाना अच्छा लगता है कि परेशान रहते हो बेटा आप बहुत? हमने कहा पढ़ाना, सच तो यही है, पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी है मेरी। तो वो एकदम कुछ पल के लिए वो ठहर सी गई। फिर दूसरे दिन हमसे वो कह रही हैं, और अंकल जी भी कह रहे हैं, बेटा देखो ये हमारा घर के बाहर वाला कमरा है, अगर तुम्हारा निपट जाए तो इसमें रह सकते हो। हम कहे ठीक है, लेकिन हमने उनको हाँ नहीं किया। हो सकता है कई बार एक फॉर्मेलिटी में भी कह देता है कोई कि चलो इसमें रह लेना। फिर दूसरे दिन जब हम फिर गए तो अंकल जी और आंटी जी दोनों लोगों ने बहुत उससे आग्रह टाइप में हमसे किया कि बेटा इसमें रह लो, आप परेशान रहते हो। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान ही नहीं था, मैंने सारा सामान अपना साइकिल पे रखा, सिर्फ साइकिल पे हमारा इतना सामान था, आ गया, आके वहाँ रहने लगा। तो मेरा जो 1500-1700 रुपये किराया जाता था वो बचा, और उनके बच्चे को जो मैं पढ़ाता था उसकी फ़ीस भी मैं लेता था उनसे। ऐसे करके मेरे ऊपर जो है बर्डन बहुत कम हो गया, और फिर मैं लखनऊ में रह सका, यही एक जरिया था। और फिर कुछ ईश्वर की भी कृपा रही तो यहाँ तक आ गए, और संघर्ष करते रहे लगातार। यही है। देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप लोग मेहनत करते हो और सच्चे दिल से करते हो, जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना, तो आपको ऐसे लोग जीवन में हमेशा मिलेंगे। पुलिस का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है जी। तो आप किस डिपार्टमेंट में थे, मतलब पुलिस के किस उसमें थे, कोर में जी, और आप कैसे पढ़ाई के लिए टाइम उसमें देते थे? जी जी, असल में सबसे पहले तो ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती है, आप पुलिस लाइन जाते हैं। पुलिस लाइन से मेरी पोस्टिंग एक थाना था जनपद बलरामपुर में, हरैया, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग रही। वहाँ से फिर उसी समय पे 2016 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसको मैंने बहुत पूरे मनोयोग से दिया,
और एग्ज़ाम दे के जब मैं आया वापस तब तक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर मेरी पोस्टिंग लाइन में हो गई, पुलिस लाइन में, रिजर्व पुलिस लाइन बलरामपुर में। वहाँ फिर मुझे पढ़ने का समय बहुत कम मिला और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि मैं 2016 वाली वैकेंसी में फ़ेल हुआ और 136वां नंबर है हमारा फेलियर में। ओवरऑल मेरिट में मेरे 50% नंबर हैं। फिर ये हुआ कि नौकरी करने लगे, जो समय मिलता था उसमें 1 घंटा मिल गया, 1.5 घंटा मिल गया, 2 घंटा मिल गया, जो समय बचता था उसमें थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग पढ़ता था मैं। और हिंदी तो मेरा बैकग्राउंड था, मदर टंग है, तो पढ़ के मैंने ऐसे ही किया है। बाकी मौलवी थी और संविधान थोड़ा बहुत पढ़ता था। देखिए साथियों, जो कि आप लोग जो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको जितना भी टाइम मिलता है आप उसी टाइम में पढ़िए। इससे ये रहता है कि आपकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहेगी और जब एग्ज़ाम के करीब जब आप आएंगे तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि इन्होंने किया कि ये एग्ज़ाम से पहले ही अपना कंटिन्यू उसी स्टडी फ्लो में रहते रहे, चाहे भले ही थोड़ा पढ़ते थे या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से थोड़ा सा ये अपना फ्लो में रहे और इन्होंने इस बार 2021 वाली वैकेंसी में सफलता प्राप्त की है। तो आप सर ये बताइए कि ये जो आपने पेपर दिया उसके लिए उससे पहले आपने कैसे क्या पढ़ाई की, थोड़ा सा शेड्यूल बताइए और किस किस सोर्सेज से पढ़ाई की ये बताइए। सोर्सेज तो वैसे कोचिंग तो मैंने कहीं नहीं करी है, यूट्यूब का थोड़ा बहुत मैंने सहारा लिया है। यूट्यूब में रीजनिंग कुछ थोड़ा बहुत देख लिए, मैथ्स जो समझ में नहीं आया, 1-2 यूट्यूब चैनल हैं, जैसे अभिनय मैथ्स सर है, अभिनय मैथ्स करके, उसको मैंने थोड़ा बहुत देखा है। बाकी और मैंने कोचिंग कोई नहीं ली, कोई कोर्स नहीं ख़रीदा है। तैयारी का सिस्टम ये था कि ऑफ़िस का समय अगर हमारे 10 बजे का है तो मैं क्या करता था, ऑफ़िस 9 बजे पहुंच जाता था। ऑफ़िस 9 से 10 वो समय मेरा जो वहाँ कमरे पे तैयार होने का निकलता था, वो मैं 1 घंटा यहाँ पढ़ाई करता था। और जब सारे लोग आ जाते थे तो मैं पूरे मनोयोग से अपना कार्य संपादित करता था। कार्य ख़त्म होने के बाद जैसे ही हमें समय मिला तुरंत कमरे पे जाके और जो भी समय मिला रिवीजन करने का, पढ़ने का कर लिए। और नेक्स्ट डे सुबह 9 से 10 हमें क्या करना है उसका टाइम टेबल मैं उसी से मतलब शाम को ही बना लेता था, जो सुबह मुझे वहाँ पढ़ना रहता था। ऐसे कर करके हमने समय निकाला और यहाँ तक आ गए आप लोगों के बीच। जो लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत बेकार है, तो उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ यार, जब ये बंदा कर सकता है और यहाँ आ सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ज़रा वो बताइए लाइव। किस्मत का रोल तो होता है, खैर जीवन में ये तो मैं मानता हूँ, भाग्य है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है और मेहनत का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2008 में अभी एक बार बता भी चुका हूँ, मैं हाई स्कूल फेल हो गया था और मैं बहुत कमज़ोर विद्यार्थियों में से एक था। फिर हाई स्कूल में पास हुआ, हाई स्कूल पास होने के बाद इंटरमीडिएट पास हुआ। फिर जो मेरी कमज़ोरी रहती थी, और आप सभी को भी मैं बताना यही चाहूँगा, जो आपकी कमज़ोरी है उसको आप अपना हथियार बनाओ। जैसे मेरी कमज़ोरी मैं आज भी बता रहा हूँ आप लोगों के सामने इस मंच पे कि इंग्लिश मुझे नहीं आती, तो मैंने ऐसा चूज़ किया जो इंग्लिश जिसमें ना आती हो। यूपीएसआई में इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी आती थी। हिंदी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मेरी हिंदी अच्छी थी, लेकिन मैंने और अच्छा किया उसको। फिर बात आती है सर रीजनिंग की और मैथ की। तो जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को ये लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। यूपीएसआई के चयन में मैथ, जैसे मेरा बैकग्राउंड तो रहा, लेकिन जब मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी तो मतलब वो फ्लुएंसी नहीं थी, जो वो शॉर्टकट्स हमें नहीं पता थे। तो मैंने क्या किया, एक राकेश यादव सर की बुक खरीदी और उस 9500 प्लस उसमें क्वेश्चन थे, और उस बुक को मैंने कम से कम 6-7 बार लगाया। जो चैप्टर हमारे यूपीएसआई में आ रहे थे उनको 6-7 बार लगाया, और लगाने के बाद जैसे मान लीजिए 300 चैप्टर हैं, 300 क्वेश्चन हैं एक चैप्टर में, तो 300 में से आप ये मान कर चलिए 100 क्वेश्चन आपके बहुत इजली हो जाते हैं, या 200 क्वेश्चन बहुत इजली हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं। उन 100 क्वेश्चन को मैंने मतलब मार्क कर दिया। अगली बार उन 100 पे मैंने बहुत प्रयास किया, करते करते मैथ समझ लो हमें याद हो गई थी। कंडीशन ये थी कि मैथ के क्वेश्चन हमें याद थे, हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते थे।
और उसका लाभ सर एग्ज़ाम में हमें ये मिला, जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, क्योंकि इस बार यूपीएसआई का जो मैथ्स का पैटर्न था उसमें डिजिट बहुत बड़े बड़े दिए हुए थे। और उसमें क्या हुआ, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे हूबहू वही क्वेश्चन वहाँ रखे थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ मेरे टिक मारने से ही हो गए। ये फ़ायदा हुआ सिर्फ अभ्यास का। तो अपने साथियों को ये भी बताऊंगा, समझने के साथ साथ आप प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है चयन में। जितना आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही लाभदायी रहेगा आपके लिए। जी। तो आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं पुलिस की, उनके बारे में आप कुछ मैसेज हमारे साथियों को देना चाहें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कंटिन्यू रहें और हिम्मत ना हारें। और 2 चीज़ें कभी मत करना जीवन में, चाहे परीक्षाओं में जितनी बार फेल होना और जब सफल हो जाना उसके बाद भी। कभी भी आप अति उत्साही मत बनो और अति निराशावादी भी मत बनो। अपने आप से अपनी तुलना करो। अगर अपने आप को चेक करना है तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे अभ्यास करो, अपना टेस्ट दो, अपना आकलन करो। उन चीज़ों पर समय बिल्कुल मत व्यर्थ करो। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपस में सिर्फ चर्चा करते हैं। हाँ। पढ़ाई की चर्चा होती है, लेकिन अब क्या हुआ है, ट्रेंड बदल चुका है। अब चर्चा करने से जो हम चर्चा करते हैं वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वहाँ। अब हमें ये करना है कि बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, खूब करिए, जितने कर सकते हैं उतने करिए। और ईश्वर आपके साथ है, आप सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथी की संघर्षपूर्ण प्रेरणादायी कहानी। तो हमारे शुक्ला जी जो कि साहित्य प्रेमी हैं, तो ये अपने ही अंदाज में कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं जो कि आप सब लोगों को मोटिवेट करें। तो शुक्ला जी थोड़ा सुनाइए। जी, मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, फिर क्या उसके अपने जन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो ऐसे ही चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद।